हेलो एवरीवन, आज की जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके जितने भी मतलब डाउट्स रहते हैं ना अपने रिवर सिस्टम को लेकर सारे डाउट्स मैं ख़त्म कर दूंगा इसके अंदर। और बहुत आपको इन्जॉय मतलब मज़ा आएगा एक्चुअल में रिवर सिस्टम पढ़ने में। और आपको लगेगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता भी नहीं है और मैं बिल्कुल एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाऊँगा। बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं करूँगा लेकिन इतना डाउन भी नहीं रहूँगा कि क्वेश्चन ना आए। और ये चीज़ें जो हैं पूरी एनसीईआरटी से ली गई हैं, कुछ चीज़ें मैंने खुद से ऐड करी हैं, तो ये बिल्कुल रिलेवेंट होगा। आप अपना थोड़ा सा टाइम दो, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, फिलहाल के लिए इंदस रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। और अगर आपको लगेगा कि भाई वीडियो बढ़िया है, आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो फिर आप कमेंट करोगे, मैं इसके नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा। 2-3 पार्ट में ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो भाई उससे पहले आप भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि देखो ज़्यादातर बंदे दिख जाते हैं, हम लोगों को भी मोटिवेशन चाहिए होता है। एक बड़ी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको मज़ा आएगा। थोड़ी देर के लिए आप देखो, फिर आपको अंतर जो है वो समझ आएगा, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं हमारा जो है क्या ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम की अगर मैं बात करूं, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूं, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम, तो देखो ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या है, क्या हो रहा है कि लाइक जैसे मान लो कि एक नदी है, ठीक है। तो एक नदी है या फिर आप अपने घर का देखो, घर के पास आपका एक नाला है, ठीक है। यहां पर आपके घर हैं और घर से ये पानी निकल रहा है, ये पानी आपके नाले में निकल रहा है, नली जो छोटी छोटी कैनाल से नालियाँ हैं। फिर ये नाली आगे जाकर एक बड़े कैनाल में जाकर मिल जाती है, क्लियर है। फिर ये बड़ा कैनाल जो है किसी एक रिवर में जाके मिल जाता है और ये रिवर कहीं ना कहीं जाकर ड्रेन हो जाती है समुद्र में, सी में। तो ये जो इसका सिस्टम है, ये जो प्रॉपर चैनल है, मतलब जहां से ड्रेन हो रहा है, ड्रेन मतलब बहकर जा रही है, ये वो फ्लो नहीं है। एक तो होता है रिवर फ्लो, ये ड्रेन है, ठीक है, मतलब जहां जहां से निकलती हुई जा रही है। तो इस पूरा जो चैनल है, मतलब क्या है कि यहां से जो पानी का फ्लो हो रहा है, ये फ्लो होता हुआ यहां से फ्लो होता हुआ जा रहा है, इसको तो हम कह दे रहे हैं कि भाई वाटर का ड्रेनेज हो रहा है, क्लियर है। और ये जो पूरा एक सिस्टम आपको मिला कि यहाँ इस घर की नालियों से पानी निकला, घर की नाली से फिर एक जो सिटी है उसके एक बड़े नाले में पानी गया, फिर उस बड़े नाले से एक रिवर में पानी गया, रिवर से सी में पानी गया, या वो रिवर किसी दूसरी रिवर से मिल गई। तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू ड्रेनेज हो रहा है, उस सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कह देते हैं, ठीक है। तो ये पहली टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए और आई थिंक ये सारे बंदों को पता रहती है, क्लियर है, ठीक। अब इसके अंदर कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, लाइक जैसे हम पढ़ेंगे वाटर शेड हो गया, ड्रेनेज बेसिन हो गया, कैचमेंट एरिया हो गया, ये सारी एक ही चीज है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है और उसी डिफरेंस को मैं बताऊंगा कि क्या है। तो सबसे पहले यहां पे ड्रेनेज बेसिन को देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एन एरिया ड्रेन्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। ये क्या है, इसमें देखो यहां पर जैसे मैंने एग्जांपल समझाया है, ये पूरा ड्रेनेज बेसिन दिखाया है। ड्रेनेज बेसिन मान लो कि इसको इसमें समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये एक रिवर है, क्लियर है। इस रिवर में इसकी जैसे एक मेन रिवर होती है, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ट्रिब्यूटरीज मतलब एक मेन रिवर है, उसमें कोई दूसरी रिवर आके जब जुड़ जाती है और अपना पानी उस रिवर में छोड़ती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, ट्रिब्यूटरी कह देते हैं। तो ये ट्रिब्यूटरी हो गई, ये ट्रिब्यूटरी हो गई, क्लियर है। तो अब क्या है कि अगर मैं देखूं तो इतना एरिया है, लगभग ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया का जो पानी है वो क्या हो रहा है, इस रिवर के थ्रू आ रहा है, ठीक है। मतलब मान लो यहां पर कोई एरिया है, यहां से कोई नदी निकल रही है, तो यहां से यहां तक का पानी, यहां से यहां तक का पानी, और इसका अपना जो पानी है यहां से यहां तक का पानी। तो इस पूरे जो एरिया है, इस पूरे एरिया में जो ड्रेनेज हो रहा है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं क्या, ड्रेनेज बेसिन। जैसे हमारे घर में क्या होता है, वॉश बेसिन होता है ना, तो वॉश बेसिन का साइज जैसे मान लो इतना बड़ा है, तो इस पूरे एरिया में हम क्या कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, कह रहा हूं, बर्तन धो रहे हैं, तो इसको हम कह देते हैं वॉश बेसिन। तो यहां पर बेसिन का भी सेम मतलब है कि किसी भी रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो उसका टोटल एरिया होता है, जिस एरिया के अंदर उसकी छोटी से छोटी ट्रिब्यूटरी भी बह रही है। मतलब ये मेन रिवर है, लेकिन इस रिवर में जो पानी आ रहा है वो हो सकता है किसी छोटी रिवर से भी आ रहा हो, तो इस छोटी रिवर का भी एरिया इसके अंदर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस मेन रिवर की ये इतनी बड़ी क्या हो जाएगी, बेसिन हो जाएगी, जिसको हम क्या कह देंगे, ड्रेनेज बेसिन कह देंगे। बहुत छोटा छोटा अंतर है। आगे देखोगे कि भाई इसी को ही हम रिवर बेसिन भी कह दे रहे हैं, ठीक।
चलो, तो ड्रेनेज बेसिन आई होप आप लोगों को समझ आ गया क्या है। इस पिक्चर में भी यही समझाया गया है कि ये देखो, ये यहां से एक नदी बह रही है, यहां से एक ट्रिब्यूटरी बह रही है, तो इस पूरे इलाके को ही क्या कह दिया गया है, ड्रेनेज बेसिन कह दिया गया है। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं जिसको हम कह रहे हैं क्या, वाटर शेड कह रहे हैं। वाटर शेड क्या कह रहा है, वाटर शेड कहता है कि द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अदर इज नोन एज वाटर शेड। ठीक है, एक तो ये हो गया। वाटर शेड की एक और डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो वाटर शेड की एक और डेफिनेशन क्या होती है, अब इससे पहले हम क्या समझते हैं, रिवर बेसिन क्या होता है। यहां पर आई थिंक रिवर बेसिन नहीं दिया है, तो मैं रिवर बेसिन को बता देता हूं और ये कैचमेंट एरिया को बता देता हूं। कैचमेंट एरिया देखो क्या है, कैचमेंट एरिया की अगर मैं बात करूं, ए रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड इट्स कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का सिंपल सा मतलब यह है कि जैसे मान लो कि एक नदी है ना, जो ड्रेनेज बेसिन है ना वही एक्चुअल में कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का मतलब जैसे मान लो ये नदी है, तो ये नदी किस किस एरिया से अपना पानी लेकर आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका कैचमेंट एरिया हो जाएगा। लाइक जैसे मैं किस किस एरिया से अपना पानी जो है या वाटर जो है वो कैच कर रहा हूं या कलेक्ट कर रहा हूं। जैसे मान लो एक नदी जा रही है यहां से राजस्थान से, तो वो जयपुर से भी पानी लेते हुए जा रही है। कोई एक छोटी सी नदी इस बड़ी नदी में मिल रही है और जयपुर का पानी वो ले जा रही है। यहां जैसे मान लो उदयपुर हो गया, तो एक नदी उदयपुर से निकलकर आकर इस मेन नदी में मिल रही है, तो उदयपुर का पानी भी ये लेकर आ रही है। तो जिस जिस एरिया से वो अपना क्या कर रही है, वाटर लेकर आ रही है, ड्रेन कर रही है, उस एरिया को हम कह देते हैं कैचमेंट एरिया। डिफरेंस बहुत बेसिक सा है, या कह लो एक ही चीज है सारी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है जिसको हम कहते हैं क्या, रिवर बेसिन। ये रिवर बेसिन क्या चीज होती है, देखो जैसे ड्रेनेज बेसिन अभी हमने समझा, मैंने यहां पर बताया कि ये ड्रेनेज बेसिन है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब एक लार्ज रिवर की हम बात करते हैं, क्लियर है, जब एक लार्ज रिवर की हम बात करेंगे, लार्ज रिवर लाइक जैसे मान लो जब हम गंगा की बात कर देंगे, ठीक है, या फिर जब हम यमुना नदी की बात कर देंगे, या फिर जब हम इंदस रिवर की बात कर देंगे, ठीक है, तो जब इन लार्ज रिवर के ड्रेनेज बेसिन की हम बात करेंगे, उस टाइम पर उस बेसिन को उस रिवर के लिए, लाइक जैसे ये तो है ड्रेनेज बेसिन, बट सपोज ये नदी है क्या, गंगा। क्लियर है, तो इस टाइम पर इस गंगा का ड्रेनेज बेसिन क्या कहलाएगा कि ये गंगा का क्या है, रिवर बेसिन है। मतलब अगर बड़ी नदी है तो उस टाइम पर ड्रेनेज बेसिन को क्या कह दिया जाता है, रिवर बेसिन कह दिया जाता है। क्लियर है, ठीक। और अगर नदी क्या हो, छोटी हो, लाइक मान लो ये तो बहुत बड़ी बड़ी नदी हो गई, मान लो कोई XYZ बहुत छोटी सी नदी है, उसका बहुत छोटा सा क्या है, एरिया है, तो उस टाइम पर इस ड्रेनेज बेसिन को हम क्या कह देते हैं, वाटर शेड कह देते हैं। क्लियर है, तो डिफरेंस आपको समझ आ गया, वाटर शेड कह देते हैं। अब एक और चीज क्या कह रहा है कि वाटर शेड की एक और डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में है, देखो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देगा कि द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अदर इज नोन एज वाटर शेड। जैसे सपोज मान लो कि एक नदी ये बह रही है, क्लियर है, और एक नदी ये बह रही है, दो नदी बह रही है। ठीक है, अब दो नदी बह रही है, तो मैंने कहा कि भाई इसका ड्रेनेज बेसिन एरिया ये है और इसका ड्रेनेज बेसिन एरिया ये है, तो इन दोनों के बीच में ये गैप है, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इस ड्रेनेज बेसिन को इस ड्रेनेज बेसिन से अलग कर रहा है। तो उस टाइम पर हम इसको भी क्या कह देंगे, वाटर शेड कह देंगे। क्लियर है, ये याद रहेगा, ठीक है। तो आई होप मेन जो टर्मिनोलॉजी थी वो मैंने बता दी कि भाई ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, ठीक है, वाटर शेड क्या होता है। अब आगे चलते हैं। अब देखो ड्रेनेज जो होता है, लाइक पानी जो निकल कर आ रहा है, बड़ी नदी में जा रहा है या कलेक्शन हो रहा है, वाटर जो ड्रेन हो रहा है, उनके कई सारे पैटर्न होते हैं, जिसमें से एक पैटर्न है जिसको हम कहते हैं, जैसे इसको हम बाद में देखेंगे, सेंट्रीपिटल पैटर्न है। सबसे पहले बात हम करते हैं किसकी, डेंड्रेटिक पैटर्न की हम बात करते हैं। क्लियर है, ठीक है। देखो डेंड्रेटिक पैटर्न क्या होता है, जैसे डेंड्रेटिक पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये इसका अगर आप इमेज देखो तो ये आपको पेड़ जैसा दिखेगा। तो क्या होता है कि ऐसी रिवर, जैसे मान लो ये एक मेन रिवर है, क्लियर है, एक मेन रिवर जा रही है, इसके साथ में कई सारी ट्रिब्यूटरीज जुड़ रही है, ठीक है, मतलब छोटे छोटे नदियों से पानी आ रहा है इस बड़े रिवर में। लेकिन जब आप ऊपर से देखते हो, इसका ओवरव्यू देखते हो, तो ये ऐसा लगता है कि ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, ये जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती हैं, ऐसा कि पेड़ की एक मेन स्टेम हो गई
और उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस हो गई, शाखाएं हो गई। तो इस टाइम पर ऐसे पैटर्न को हम क्या कह देते हैं, डेंड्रेटिक पैटर्न कह देते हैं। क्लियर है। अब डेंड्रेटिक पैटर्न जो होता है नॉर्मली, जैसे नॉर्दर्न प्लेन की जो रिवर्स होती हैं, लाइक जैसे मान लो हमारी इंदस रिवर हो गई, ठीक है, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, या फिर गोदावरी, महानदी, इनमें डेंड्रेटिक पैटर्न बहुत जगह पर देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक। अब फिर उसके बाद आता है एक जिसको हम कहते हैं क्या, रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न क्या होता है कि कोई एक जगह है सपोज, ठीक है, जैसे हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक एग्जांपल जिसको हम कहते हैं अमरकंटक प्लेट्यू या रेंज। तो ये जैसे मान लो एक अमरकंटक प्लेट्यू और रेंज है, तो जब हम देखेंगे कि इस जगह से कई सारी नदियां निकल रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में, बट रेडियली, मान लो कुछ नदी यहां भी निकल रही है, कुछ यहां भी निकल रही है, कुछ यहां भी निकल रही है और कुछ यहां भी निकल रही है। तो जब आप देखोगे तो देखोगे कि चारों तरफ जब किसी एक हाइट वाले पोर्शन से, एक हिल से, रेंज से, किसी प्लेट्यू से नदियां निकलती है, तो हम कह देते हैं कि भाई वो एक रेडियल पैटर्न है। ठीक है, लाइक जैसे वोल्केनो हो गया ऊपर में, और जब वो फटता है तो उसके चारों तरफ से वोल्केनो निकलता है। सेम एज नदी के लिए भी है ये। तो नदी भी जब इस तरीके से चारों डायरेक्शन में जाएगी, रेडियल डायरेक्शन में जाएगी, तो इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम क्या कहलाएगा, रेडियल ड्रेनेज सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया है वो आप याद रखोगे, वो है क्या, अमरकंटक। अमरकंटक प्लेट्यू या रेंज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, और इस अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं ये पूछ सकता है। तो इस अमरकंटक से एक तो नर्मदा निकलती है, ठीक है, सोन नदी निकलती है, और एक कौन सी निकलती है, जोहीला नदी निकलती है। तो ये सारी रिवर्स जो है अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, और ये जो अमरकंटक प्लेट्यू में जो ड्रेनेज पैटर्न है वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। अब देखो इसमें क्या है कि जो, हाँ, ट्रेलिस पैटर्न की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो कि एक रिवर है, कोई ये रिवर जा रही है, तो इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सपोज मान लो कि इस तरीके से आके इसमें जुड़ गई, कोई इसमें आके जुड़ गई, इसमें आके जुड़ गई, ये सारी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये मेन ट्रिब्यूटरीज आपस में एक तरीके से पैरेलल हैं। ठीक है, और फिर जब इस ट्रिब्यूटरी की भी कोई ट्रिब्यूटरीज हो सकती है, मतलब मान लो कि इस नदी में भी कोई किसी दूसरे नदी का पानी आ रहा है, तो अगर इस नदी का पानी इसमें 90 डिग्री पर लगभग जुड़ता है, या इस नदी में एक और छोटी नदी का पानी आया वो इसमें 90 डिग्री से जुड़ रहा है, तो ऐसा पैटर्न अगर आपको देखने को मिले जिसमें प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहे और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो 90 डिग्री पर मिले प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज से, तो इस तरीके के जो पैटर्न होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, ट्रेलिस पैटर्न कह देते हैं। क्लियर है, ठीक। और इसमें थोड़ा सा अलग तरीके का है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें जो एनसीईआरटी में बताया हम उसको याद रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जिसको हम कह देते हैं क्या, सेंट्रीपिटल पैटर्न। अब देखो सेंट्रीपिटल पैटर्न रेडियल के ठीक उल्टा है। रेडियल में देखो क्या होता है कि पानी जो है एक जगह से निकल रहा है, किसी हाइटेड पोर्शन से अलग अलग जगह पे निकल रहा है, बट सेंट्रीपिटल में अगर हर चारों तरफ से पानी किसी एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, तो इस तरीके के पैटर्न को हम क्या कह देते हैं, रेडियली सेंट्रीपिटल पैटर्न। ठीक है, और सेंट्रीपिटल पैटर्न में तो अगर मान लो कि चारों तरफ से पानी आकर जमा होगा तो ये क्या बनेगा, ये एक लेक बन जाएगा। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो फेमस एग्जाम्पल जो है वो है लोकटक लेक। ये आप याद रखोगे, लोकटक लेक। लोकटक लेक कहां पर है ये पूछ सकता है, लोकटक लेक मणिपुर में है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक और पूछ सकता है इसी तरीके का, वो है सांबर बेसिन। ठीक है, तो सांबर बेसिन में भी क्या होता है कि पानी जो होता है वो आकर क्या होता है, जमा होता है। ठीक, और ये सांबर की अगर मैं बात करूं तो ये सांबर आपको कहां मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा राजस्थान में, जहां पर अलग अलग जगह का पानी आकर रेडियली जमा होता है। सेंट्रीपिटल मतलब रेडियली तो बाहर निकलना हो गया सेंट्रीपिटल, या फिर रेडियली इनवर्ट जिसको हम कह देते हैं, क्योंकि बीच में क्या होता है कि गड्ढा सा होता है या अंदर की तरफ जमीन होती है, तो इसकी वजह से सारा पानी अंदर की तरफ फ्लो होता है और यहां पर एक लेक बन जाता है। ठीक है, तो ये चार चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब चलते हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। देखो अगर मैं बात करूं किसकी, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की बात करूं, ठीक है, तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम हमारा जो रिवर का सिस्टम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट, एक तो पानी के डिस्चार्ज के ऊपर कि वाटर जो है, पानी जो है वो कहां कहां डिस्चार्ज हो रहा है उसके बेस पर। एक, कितना पानी
वॉल्यूम में या कितने एरिया में डिस्चार्ज हो रहा है उसके बेस पर, और एक उनका वो निकले किधर से, उनका मोड ऑफ ओरिजिन क्या है उसके बेस पर किया गया। तो सबसे पहला अगर हम देखें पानी कहाँ कहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, तो हमारा जो इंडिया का पानी है वो मेनली दो ही जगह पर ड्रेनेज होता है या डिस्चार्ज होता है। एक अरेबियन सी में होता है, एक वे ऑफ बंगाल में होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर अरेबियन सी है और यहाँ पर क्या है, वे ऑफ बंगाल है, तो या तो नदियों का पानी इस तरफ, ठीक है, ये जो आप एक लाइन देख रहे हो ना, इसको हम कहते हैं वाटर डिवाइड लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। तो इसके इधर का जितना भी पानी होता है वो लगभग सारे कहां पे आके गिरते हैं, वे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। और इस लाइन से इधर का पानी, लाइक जैसे इंदस हो गया, झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज हो गया, ठीक है, इन सब का पानी कहां गिरता है, अरेबियन सी में आकर गिरता है। क्लियर है। तो अगर मैं ड्रेनेज के ऊपर बात करूं तो हमारे पास क्या है, दो डिवीजन है, अरेबियन सी में गिरेगा या तो वे ऑफ बंगाल में गिरेगा। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटर सेट। वाटर सेट मतलब मैंने बताया कि भाई जो एक रीजन होता है, ठीक, तो उसको हम वाटर सेट कहते हैं, और वो छोटी नदी के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं, और बड़ी नदी होती है तो उसको हम रिवर बेसिन कह देते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखो रिवर बेसिन कह दिया है। क्लियर है। तो अब क्या है कि जो बड़ी नदियाँ हैं उनका क्या है, इलाका, मतलब वो बहुत बड़े बड़े लंबी नदियाँ होंगे तो बहुत लंबे बड़े एरिया को कवर करते आएंगे, तो उनका कैचमेंट एरिया बड़ा होगा क्योंकि वो बहुत बड़ी जगह से वाटर को कलेक्ट करते आएंगी, तो उनको हम कह देते हैं मेजर रिवर बेसिन। और अगर किसी नदी का कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर है तो उसको एक कैटेगरी में रख दिया जिसको हमने कहा मेजर रिवर बेसिन। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि इनमें से मेजर रिवर बेसिन की जो स्क्वायर किलोमीटर की क्वांटिटी होती है वो कितनी है। फिर ऐसे ही कुछ ऐसे रिवर्स होंगे जो मीडियम रिवर होंगे जिनका रेंज 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में होगा, तो उनको हम मीडियम रिवर बेसिन में कह देंगे। ठीक है। और ऐसे ही कुछ ऐसे होंगे जो छोटे छोटे रिवर्स होंगे। क्लियर है। तो उसको हमने अपने क्या कहते हैं अलग कर लिया। तो अगर जैसे मैं बात करूं किसकी, मेजर रिवर बेसिन की बात करूं, तो मेजर रिवर बेसिन में जैसे बड़ी बड़ी नदियां हो गई, गंगा हो गई, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गई, कृष्णा रिवर हो गई, ठीक है, तो इतनी सारी नदियां हैं, ये सारी किस में आ जाएंगी, मेजर रिवर बेसिन में आ जाएंगी। और इसके अंदर लगभग 14 ड्रेनेज रिवर्स रहती हैं या ड्रेनेज बेसिन्स रहती हैं। और ऐसे ही छोटी छोटी नदी की बात करूं तो इसमें छोटी नदियां होती हैं, लाइक जैसे कालिंदी हो गई, पेरियार हो गई, मेघना हो गई, और माइनर में तो बहुत छोटी नदियां होती हैं, इसको छोड़ दो। अब मेन जो है हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, मतलब ऐसी नदियां जो क्या हो रही हैं, उनके मोड ऑफ ओरिजिन की वो कहां से निकल रही हैं उसके बेस पे। जैसे कई सारी नदियां हैं वो हमारी हिमालय से निकल रही हैं, जैसे हमारे इंदस हो गया, या फिर इंदस के साथ में झेलम हो गया, सतलुज हो गया, चेनाब हो गया, वो सारी नदियां हो गई, या अपना गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। तो ये लगभग सारी नदियां जो हिमालय से ड्रेन हो रही हैं, ठीक, तो ये इनको हमने हिमालयन ड्रेनेज में रख दिया। फिर ऐसी बहुत सारी नदियां जो क्या है, पेनिनसुलर ड्रेनेज है, मतलब जो क्या हो रही है, पेनिनसुला से निकल कर आ रही है, पेनिनसुला वाले एरिया से। तो पेनिनसुला वाले एरिया जैसे कौन सी हो गई, जैसे गोदावरी हो गई, ठीक है ना, या फिर कृष्णा नदी हो गई, महानदी हो गई, कावेरी हो गई, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, ये सारी नदियां। अब जैसे अगर आप कहो कि भाई पेनिनसुला कौन सा एरिया, लगभग ये वाला एरिया जो है ये पेनिनसुला वाला एरिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा दूसरा कौन सा, हिमालयन वाला एरिया। तो एक मिनट, हाँ, हिमालयन वाला एरिया, तो हिमालय वाला ये एरिया, मतलब कुछ नदियां जो यहां से निकल रही हैं तो उसको हमने कह दिया हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, मतलब जिसका ओरिजिन हिमालय का है। और ऐसी नदियां जो इस रेंज से निकल रही हैं उनको हमने कह दिया क्या, उनको हमने कह दिया जो पेनिनसुलर से निकल रही हैं, तो इस मोड पे कर दिया। लेकिन क्या होता है कि इस डिवीजन के बाद भी कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो ना तो आती हैं पेनिनसुलर रीजन के अंदर, जो ना आती हैं हिमालयन रीजन के अंदर। तो उसके एग्जांपल हो गए, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक चंबल रिवर हो गई, ये दोनों में से किसी रीजन में नहीं आती। ये चंबल रिवर अगर आप देखोगे तो ये है चंबल रिवर, ठीक है, तो ये किसी भी उसमें नहीं आती। या फिर हमारी जो हो गई कौन सी, बेटवा नदी हो गई, ठीक है, या फिर हमारी कौन सी हो गई, सोन नदी हो गई, जैसे सोन यहां पर दिया हुआ है, ये सोन नदी हो गई। तो ऐसी नदियां जो ना तो रही पेनिनसुलर में ना रही हिमालयन में, उनको भी अलग कर दिया गया है। तो ये कुछ क्या थे, डिफरेंट क्लासिफिकेशन थे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर की पानी कहां निकल रहा है और उनका कितने किलोमीटर का एरिया है और ओरिजिन कहां से है,
ठीक है, तो ये क्या थे हमारे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के 3 तरीके के क्लासिफिकेशन थे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्या, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। मतलब अब हम मेनली अब आए हैं रिवर पर, अभी तक हमने छोटी छोटी चीजों की बात करी। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो है जिसको हम कह रहे हैं क्या, हिमालयन ड्रेनेज। हम इसमें हिमालयन ड्रेनेज की बात करेंगे। और अगर मैं हिमालयन ड्रेनेज की बात करूं तो इसके अंदर 3 तरीके की वाटर बॉडीज हैं, 3 तरीके के सिस्टम है, जिसके अंदर एक है द गंगा रिवर सिस्टम। मतलब गंगा में बहने वाली नदी जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सारी इसके अंदर आ जाएंगी। फिर उसके बाद है इंदस में जैसे हमारी इंदस नदी हो गई, उसके 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हो गई, जैसे झेलम हो गई, चेनाब हो गई, ब्यास हो गई, सतलुज हो गई, रवि हो गई। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये 3 रिवर सिस्टम जो है मेनली किसके अंदर आते हैं, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आते हैं। क्लियर है? ठीक, तो आप ये याद रखोगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई ये जो एवोल्यूशन हुआ है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, ये बना कैसे है, इसकी कहानी क्या है। तो देखो शुरू में क्या था ना कि जब प्राचीन काल था, मैं यहां पर चलता हूं, एक बार इसको मिटा दूं। देखो क्या था कि है ना, जब वैसा टाइम था कि बहुत पुराना टाइम था, तब क्या था कि है ना ये तीनों नदियां थी, ये सेम थी, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडो ब्रह्मा रिवर कह देते हैं या शिवालिक रिवर कह देते हैं। क्लियर है? प्राचीन टाइम में, बहुत मतलब मिलियन ईयर्स अगो। और ये नदी एक थी और ये ऐसे बहती थी, मतलब यहां से आई और यहां से ऐसे बह रही है और कहीं ना कहीं ये अरेबियन सी में गिरती थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये अलग कैसे हो गई। तो यहां पर क्या हुआ कि कुछ चेंजेस देखे गए। जो हमारा हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, यहां पर क्या हुआ कि कुछ चेंजेस देखे गए, कई तरीके के, मतलब यहां पर आप आगे चलकर देखोगे कि रिजेस बने। और मेनली चेंजेस यहां पर क्या आए वो मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे वाटर डिवाइड एक बना हुआ है। तो यहां पर क्या हुआ कि अगर आप यहां पर देखोगे ना इस एरिया में, तो इस एरिया में एक प्लेट्यू है जिसको हम कह देते हैं क्या, पोटवार प्लेट्यू। क्लियर है? और यहां पर आप देखोगे एक उठा हुआ पॉइंट है, ठीक है, अपलिफ्टमेंट है, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं दिल्ली रिज का एरिया। या फिर इसके नीचे अगर आप जाओगे और यहां पर जाओगे तो यहां पर आप देखोगे ये एक एरिया है जिसको हम कह दे रहे हैं सह्याद्री की पहाड़ियां हैं यहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से देखोगे ना तो यहां पर क्या है कि एक प्लेट्यू है, पोटवार प्लेट्यू। तो ये क्या हो गया कि जैसे मान लो ये 2 प्लेन एरियाज थे। अब यहां पर अगर मैं क्या करूं, बीच में एक पहाड़ बना दूं इस तरीके से, तो क्या होगा कि यहां के बंदे अलग हो जाएंगे और यहां के बंदे अलग हो जाएंगे। उसी तरीके से क्या हुआ कि इस जगह पर, ये जो एरिया है, इस जगह पर क्या हो गया, पोटवार प्लेट्यू जो है वो ऊपर उठ गया, मतलब यहां की जमीन ऊपर उठ गई। और जब ये जमीन ऊपर उठ गई तो जो गंगा वाला पार्ट था, मतलब यहां पर गंगा बह रही है और यहां पर ब्रह्मपुत्र बह रही है, सपोज पहले ये पूरी थी, तो गंगा वाला पार्ट क्या हो गया, यहां से अलग हो गया। गंगा वाला पार्ट यहां से अलग हो गया और ये उठने की वजह से, मैं एक बार पूरा मिटा दूं इसको दोबारा। हाँ, जैसे मान लो कि ये पूरी नदी ऐसे बहती थी, तो यहां पर क्या हो गया कि ऊंचाई बन गई। और ऊंचाई बनने की वजह से जो नदी यहां तक आती थी, सपोज गंगा जिसको हम अभी कहते हैं, वो नदी क्या हो गई, इस ऊंचाई को पार नहीं कर पाई। और जब ये इस ऊंचाई को पार नहीं कर पाई तो ये क्या हो गई, ये मुड़कर नीचे आ गई। और ये मुड़कर नीचे आई और ये नीचे आकर क्या हो गई, कहीं ना कहीं अपने वे ऑफ बंगाल की तरफ इसने अपना स्लोप की वजह से वो कर लिया, चेंज कर लिया अपना कोर्स, और अब ये वे ऑफ बंगाल में गिरने लगी। ठीक है, और अब फिर कोई मुझसे ये भी पूछ सकता है कि सर फिर ये जो इंदस नदी है, ये झेलम नदी है, ये रावी है, ब्यास है, सतलुज है, ये क्यों फिर अरेबियन सी में जा रही है, क्योंकि ये पूरा उठा है, तो ये कैसे इसके ऊपर से, लाइक कोई मुझसे ये पूछ सकता है ना कि भाई ये नदी जो है ये यहां से बहती हुई इसको पार करती हुई कैसे जा रही है, फिर यहां पर क्यों गिर रही है, जबकि गंगा तो पीछे हट गई। देखो क्या है कि जब ये पहाड़ है, ये पहाड़ियां हैं, सपोज इस पहाड़ का ऊपर वाला पोर्शन में देखूं तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके का दिखेगा। तो ये जो नदियां थी ना, ये पहले से ही इसके ऊपर से बह रही थी, और जब ये उठा तो तब भी ये नदियां इस पहाड़ के ऊपर ही थी, तो इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं हुई और ये इसी तरफ बहती रही जिस तरफ बहना इनको चाहिए था। कहने का मतलब ये नदियां
नदियों की जो हाइट है वो पहाड़ की हाइट से भी ऊपर थी, इसलिए ये ऊपर से ही बहती रही। और जबकि जो गंगा थी उसकी हाइट नीचे रह गई, तो गंगा यहां से वापस मुड़ गई। ठीक है, ठीक। अब क्या हुआ कि यहां पर, अब जैसे मैंने तीन बताए, एक तो ये इंदस रिवर, एक गंगा। अब जो तीसरी रिवर थी हमारी ब्रह्मपुत्र सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो कैसे अलग हो गई? तो देखो यहां पर क्या हुआ कि एक फॉल्ट जनरेट हो गया, मालदा गैप या फॉल्ट। तो इस फॉल्ट की वजह से क्या हुआ कि यहां पर अपना जो क्या कहते हैं राजमहल हिल्स था, और यहां पर क्या था कि मेघालय की पहाड़ियां थी, और यहां पर क्या हो गया, गैप जनरेट हो गया। इस गैप जनरेट होने की वजह से ये जो मतलब ब्रह्मपुत्र ऐसे करके बहती हुई जाती थी, ये अब इस रास्ते जा नहीं पाई। यहां पर क्या हो गया, इसका एक ब्रेक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखो इस जगह पे एक ब्रेक पॉइंट हो गया, जिसकी वजह से मालदा फॉल्ट जिसे हम कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो क्या हो गई, यहां से बहने लगी। ठीक है, और जो गंगा है वो इधर आ गई, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गई, टूट गई। ठीक, तो जब ये दोनों टूट गई तो हमारा जो हिमालयन सिस्टम था वो क्या हो गया, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। वो इंदस अलग चली गई, जो अरेबियन सी में बहती थी पहले से, वहां चली गई। गंगा जो थी वो अलग टूट गई, और ब्रह्मपुत्र जो था वो अलग टूट गया, और तीनों का सिस्टम पूरा चेंज हो गया। क्लियर है? तो ये आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन था कि किस तरीके से हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम बना। तो इसमें मैंने बता दिया कि भाई इसके अंदर हिमालयन ड्रेनेज में इंदस सिस्टम रहता है, गंगा सिस्टम रहता है, ब्रह्मपुत्र सिस्टम रहता है। तो अब चालू होगा इंदस सिस्टम, जिसको हम मेनली पढ़ेंगे। देखो वीडियो बहुत डिटेल में है भाई, हो सकता है किसी को रिलेवेंट ना लगे, बट एग्जाम में तो पूछ सकता है क्योंकि एसएससी पूछ रहा है अब। ठीक है, इंदस सिस्टम की अब बात करें। अब मेन चीजें हैं, जल्दी जल्दी होगा, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। जैसे इंदस, पहली तो लेंथ, इसकी टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर है, आपको ये वाली याद रखनी है। इंडिया में इंदस की लेंथ 1114 किलोमीटर है। अब इसको सिंधु नदी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो इंदस नदी थी ये हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां पर बहती थी, और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंध नाम आपको पता होगा, सिंडोन की वजह से पड़ा है, तो इसलिए इस नदी को सिंधु नदी भी कहा जाता है। ये हम हिस्ट्री में चले जाएंगे, एंशिएंट में। ठीक है, इसका ओरिजिन पूछ सकता है। ये बोकार्चू, मतलब हमारा जो तिब्बत वाला रीजन है, ये जो रीजन है तिब्बत का रीजन है, यहां पर ये यहां पर क्या होंगी, कैलाश माउंटेन रेंज से ये निकलती है, बोकार्चू ग्लेशियर से। क्लियर है? और तिब्बत में हमारी जो इंदस नदी होती है इसको सिंगी काम्बान कहा जाता है, मतलब लायंस माउथ, शेर का मुंह। और ये क्या करती है, इट फ्लोज बिटवीन द लद्दाख एंड जस्कर रेंज। जो हमारी लद्दाख, ये जब एंटर करती है, ये लद्दाख और जस्कर रेंज से होती हुई आती है बीच में से, और फिर ये एंटर करते करते क्या होती है, पाकिस्तान में एंटर करती है। और पाकिस्तान में जो एंटर करती है चिलास के पास में, जिसका नाम है दर्दिस्तान रीजन। क्लियर है? ये आप याद रखोगे। तो ये मेन चीजें थी। फिर ये क्या होती है, इंदस रिवर यहां से बहते 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 आकर अरेबियन सी में गिर जाती है। अगर मैं इंदस रिवर की बात करूं तो यहां पर बहुत सारी इसकी क्या होंगी, आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेंगी। मेन ट्रिब्यूटरी हम जो पढ़ते हैं, जैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूं, जिसको हम कहते हैं पंजनाड। पंजनाड का मतलब है, इसका पंजाबी मतलब है 5 रिवर का मेल। जैसे झेलम आके मिलती है इंदस में, चेनाब आके मिलती है इंदस में, रवि आकर मिलती है इंदस में, सतलुज आती है, ब्यास आती है। तो ये 5 नदियां जो होती हैं ये इंदस में आकर मिलती है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, पंजनाड कह देते हैं। ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब देखो क्या होता है कि लेफ्ट और राइट क्या है। जैसे मान लो एक नदी इस तरफ फ्लो कर रही है, तो सिंपल है, अगर मैं खड़ा हूंगा तो मैं इस तरफ फेस करूंगा अपना, तो मेरा लेफ्ट यहां चला जाएगा इस टाइम पर, और मेरा राइट यहां पर होगा। तो कोई नदी अगर इस तरफ फ्लो कर रही है और उसमें कोई नदी यहां से आकर मिली और कुछ नदी यहां से आकर इसमें मिली, तो ये तो हो जाएगा उस नदी का लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, और ये हो जाएगा उस नदी का राइट ट्रिब्यूटरी। और उसी तरीके से मान लो कोई नदी ऐसे जा रही है, सेम एज इंदस, तो इस तरफ फेस है, तो अगर आप इस तरफ फेस करके खड़े होगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका उस टाइम पर राइट हो जाएगा, और ये नीचे से अगर कोई नदी जुड़ेगी तो उस टाइम पर वो पोर्शन क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट पोर्शन हो जाएगा। तो उस टाइम पर ऊपर की जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी, और नीचे की जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। ठीक है, तो यहां पर आई थिंक ट्रिब्यूटरीज नहीं दिया है तो मैं इसी में बता देता हूं। मेन ट्रिब्यूटरीज तो हो गई भाई झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज और ब्यास। क्लियर है? और उसके अंदर छोटी छोटी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं।
ठीक है, जैसे इसके अंदर यहां पर आप देखोगे जो ये गिलगित हो गया, संयोग हो गया, नुब्रा हो गया, ठीक है, कुनहर, ऐसे बहुत सारी है, काबुल भी आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो ऐसी गुमाल हो गया, ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो अपनी इंदस में जाकर क्या होती है, मिलती है। और अपनी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो वहां पर हमारी इंडिया की मेनली दी हुई है। जैसे यहां पर संयोग है, गिलगित है, ठीक है, ये नुब्रा दिया हुआ है, उसके बाद हुंजा दिया हुआ है, ये जंस्कर वाली देखो यहां पर जाकर इंदस से मिल रही है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है, आपको याद रखनी है। ठीक, कुछ पाकिस्तान की भी ट्रिब्यूटरीज दी हुई हैं, जैसे खुर्रम एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक, फिर उसके बाद जैसे दरास हो गया, दरास यहां पर कहीं दिख नहीं रहा है, तोची दिया हुआ है, तोची मेंशन्ड है। तो ये सारी भी आप ध्यान रख सकते हो। मेन हम जो ये पंजनाड है इसको हम याद करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो पंजनाड में सबसे पहला हम पढ़ेंगे किसको, झेलम को पढ़ेंगे। यहां पर देखो झेलम नदी है, तो ये ये इंदस जा रही है और इंदस के साथ कौन सी नदी आकर जुड़ रही है, झेलम नदी आकर जुड़ रही है। ठीक है, तो झेलम की अगर मैं बात करूं तो वेरीनाग, वेरीनाग से, वेरीनाग में स्प्रिंग है, वहां से ये निकलती है। ठीक है, निकलते ये क्या करती है, जो वैली ऑफ कश्मीर है वहां से निकलती हुई आती है। और ये आपको और क्या याद रखना है इसमें, कि ये आती है और ये गिरती किसमें है, चेनाब में आकर मिलती है। ये चेनाब नदी है और झेलम आई किसमें मिली, चेनाब में जाकर मिल गई। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि झेलम नदी जो है वो किस में मिलती है। झेलम नदी चेनाब में जाकर मिलती है। और कहां पर मिलती है, पाकिस्तान में जांग करके एक एरिया, क्योंकि देखो ये हमारा इंडिया का मैप है और इंडिया का मैप ये वाला है, ये खत्म हो गया और इंडिया के बाहर आके मिल रही है। ये कहां मिल रही है, झांग वाले इलाके में, पाकिस्तान में। और झेलम नदी जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से बहती है। और ऐसे ही इंदस नदी भी सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से ही बहती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, मैं देख लूं कुछ झेलम का और कुछ नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद आता है क्या, चेनाब रिवर की अगर हम बात करें। हाँ, चेनाब रिवर, चेनाब रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। फिर चेनाब जो है ना, ये रिवर जो है ये बनी कैसे है। चेनाब रिवर की अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पे नहीं दिखाया हुआ, मैं यहां दिखाता हूं। ये जैसे चेनाब रिवर है, तो ये चेनाब रिवर यहां पर, ये जो टंडी वाला एरिया है ना, टंडी का, इस टंडी वाले एरिया में एक रिवर आ रही होती है जिसको हम कहते हैं भागा रिवर। ठीक है, एक रिवर आ रही होती है जिसको हम कहते हैं चंद्रा रिवर। ये दोनों मिलती है और यहां पर मिलकर क्या बनाती है, चेनाब रिवर इसका नाम पड़ जाता है। क्लियर है, तो आप कह सकते हो कि चेनाब जो है दो नदियों से मिलकर बन रही है, चंद्र और भागा, इसलिए चेनाब को हम चंद्र भागा भी कहते हैं। क्लियर है, ये आपको याद रहेगा। कहां पर, ये टंडी, पंजाब के पास में आकर मिलती है। ठीक है, नियर टंडी, हिमाचल प्रदेश में, सॉरी। ठीक, और इसलिए इसको चंद्रभागा भी कहा जाता है। किस किस स्टेट से ये बहती है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से ये बहती है। चेनाब क्लियर। फिर उसके बाद आते हैं हम रावी नदी की बात करते हैं। जैसे ये रावी नदी है, तो रावी नदी यहां पर कहीं ओरिजिनेट हो रही है और ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है। क्लियर है, तो हिमाचल प्रदेश में एक पास है जिसको हम कहते हैं रोहतांग पास, ये पूछ सकता है। रोहतांग पास में कुल्लू हिल के पास में से ये नदी निकलती है। ठीक है, और ये जो चंबा वैली है वहां से बहती हुई जाती है। और यहां पर एक और दिया हुआ है, बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान इट जॉइंस द चेनाब रिवर नियर सराय सिद्धू। तो ये देखो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि रवि जो है वो इंडिया मैप से बाहर ही मिल रही है। थोड़ा मैप का वो है कि मतलब हमारा मैप अलग तरीके का है, कंसीडर अलग तरीके से किया जाता है। तो आप इस लाइन को याद रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस किस से बहती है, ये हिमाचल रिवर और, हाँ, ये हिमाचल और पंजाब स्टेट से बहती हुई जाती है। ठीक, तो अब देखो इसको देख, ये है इसका मीटिंग पॉइंट रावी नदी का। ये आ रही है रावी नदी और ये आ रही है चेनाब नदी और यहां पर क्या हो रही है, ये मिल रही है। क्लियर है, तो ये इसका मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद आता है ब्यास नदी की हम बात करते हैं। ब्यास नदी जो है वो भी रोहतांग पास से निकलती है, लेकिन ब्यास कुंड का पास का एरिया है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। और ब्यास नदी की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो ये है ब्यास नदी, ये ब्यास नदी यहां से बह रही है, यहां से बहती हुई ये, हाँ ये एरिया, सॉरी,
ये वाली नहीं है, ये रवि नदी है, ये ब्यास नदी है, ये यहां से बहती हुई किस में आकर मिल रही है, सतलुज वाले एरिया में आकर मिल रही है। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला एक, ये कहां से ओरिजिनेट होती है, तो आपको ब्यास कुंड याद रखना है रोहतांग पास में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि ये किस नदी में आकर मिलती है, तो हमने दो नदी पढ़ी, एक झेलम, झेलम किस में मिल गई, चेनाब में मिल गई, ठीक है, और ये जो ब्यास है वो किस में मिल गई, सतलुज नदी में आकर मिल गई, ठीक है। और यहां पर ये जहां पर मिली है, यहां पर क्या है, नियर हराइके, ठीक है, ये हराइके डैम है, ठीक है, यहां पर आकर क्या होती है, ये नदी मिलती है, तो ये भी आप याद रखोगे। और ये कहां से निकलती है, मतलब कौन कौन से स्टेट से निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर निकलती है। फिर उसके बाद आता है क्या, सतलुज नदी। सतलुज नदी की अगर मैं बात करूं, जैसे ये वाली सतलुज नदी है, तो ये देखो ये इंडिया का मैप है, तो इससे पता चलता है कि भाई सतलुज जो है इंडिया के बाहर, मतलब यहां पर क्या है, तिब्बत से निकल रही है, क्लियर है। तो सतलुज तिब्बत में रकास ताल और मानसरोवर के पास से निकलती है। देखो ये मैंने मैप में जाकर खुद बनाया, ये यहां पर रकास ताल और मानसरोवर है, यहां से सतलुज नदी निकलती है, ठीक है। हाँ, यहां से एक मिनट, यहां से सतलुज नदी निकलते हुए, हाँ, यहां से सतलुज नदी निकलते हुए ये कहां जाती है, सिपकिला पास से होते हुए, ठीक है, ये कहां पहुंचेगी, यहां पर पंजाब प्लेन के पास में पहुंचेगी, और यहां पर क्या है, भाखड़ा नंगल डैम है, यहां से होती हुई ये सतलुज नदी आगे जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहां पर देखो ये सतलुज नदी है, ये इस तरीके से जा रही है, और ये जाते जाते फिर क्या होती है, आगे चलकर मिल जाती है। जैसे यहां पर देखो ये सतलुज नदी है, ये आगे जाकर यहां पर मिल गई, फिर ये आगे जाकर क्या हो जाएगी, इंदस नदी में मिल जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, रकास ताल और मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत में इसको लांगचेन कामबाब भी कहा जाता है, ये याद रखना है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, इट पासेस थ्रू द सिपकिला पास, ये बता दिया। और यहां पर इस नदी पर क्या है, भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। और स्टेट, कौन सा स्टेट से ये गुजरती है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पंजाब से होती हुई आगे की तरफ चली जाती है, क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को ये इंदस ड्रेनेज सिस्टम समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको डिटेल्ड में इसको समझा पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर देना भाई, बढ़िया लगता है मेरे को भी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।